नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। एक तस्वीर बनाइए अपने दिमाग में। साल है 2026। दलाल स्ट्रीट पर या मुंबई के शेयर बाजार में जैसे इंटरस्टेलर फिल्म की आखिरी रील चल रही है। चल तो सब कुछ रहा है, उम्मीद भी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वक्त किस दिशा में बह रहा है। निफ्टी इस साल 12 से 14% नीचे है। भारत दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल है। सिर्फ 2 साल पहले निफ्टी ऑल टाइम हाई छू रहा था। एसआईपी को नया गोल्ड कहा जा रहा था। 2026 में सिर्फ 5 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब 2 से 3 लाख करोड़ रुपए तक निकाल लिए हैं। अमेरिका ईरान का युद्ध है, रुपया 96 के पास है। एआई स्टॉक्स की तरफ पूंजी बह रही है और उधर एक वफादार दोस्त की तरह म्यूचुअल फंड के निवेश सलाहकार आपसे कह रहे हैं कि हम वो दोस्त हैं जो बाजार से सब कुछ सोख रहे हैं। डीआई टिका हुआ है, बाकी सब जा रहे हैं। भारतीय निवेशकों का पैसा म्यूचुअल फंड बाजार में डाल रहे हैं और सारे संकट को सह रहे हैं। आपका आम निवेशक, आपके आसपास का पड़ोसी भाई, वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला दोस्त जो 18 महीने के ज़ीरो रिटर्न के बाद अपना म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट देखता है कि लार्ज कैप ने एफडी से भी कम रिटर्न दिया है। और फंड हाउस से अभी भी कह रहे हैं कि वेल्थ क्रिएशन टेक्स टाइम, समय लगेगा आपके वेल्थ क्रिएशन में। जब उसने एसआईपी शुरू की थी तब एक बुल मार्केट था, शोले फिल्म जैसा। आज बिल्कुल जैसा महाकाव्य होता है, तेज चलता हुआ। और आज जब वो बैठा है तो वो देख रहा है मैं वापस आऊँगा, कब ये वापसी होगी बाजार की। ऐसे असहज माहौल में जो आप देख रहे हैं, हमारे बीच आते हैं एक शख्स जो कभी केमिकल इंजीनियर बनना चाहते थे और बन गए फंड मैनेजर। मुंबई के व्यापारी परिवार में पढ़े लिखे, पिता का काम शिपिंग का था। बंदरगाह पर आते जाते थे, केमिकल के टैंकर्स देखते थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर एमबीए किया, रास्ता बदला। एमबीए ने उन्हें दुनिया के उस पेशे में ला दिया जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे जटिल है। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि बड़ा बोरिंग भी है, जिसमें वो आए हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी भी है। पैसों का प्रबंधन, दुनिया के विश्वास का प्रबंधन। पैसा जब कोई आपके भरोसे पर आप पर डालता है तो उसका मैनेजमेंट करना। 27 साल बाद वो शख्स हमारे सामने हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ हैं। 1996 से ये फ़ंड चला आ रहा है। पुराना भरोसेमंद फ़ंड है, लाखों लोगों की बचत का जिम्मेदार है। ये वो शख्स है कल्पेन पारिख, जिन्होंने कहा था सार्वजनिक तौर पर, ये कहा था कि हमारे फंड के रिटर्न, भविष्य के रिटर्न पुराने जैसे नहीं होने वाले। ऐसी इंडस्ट्री जो आमतौर पर सपने बेचती है, कल्पेन पारिख से मैं मिलने इसलिए आया कि वो थोड़ी सच्चाई बोलते हैं, खुला सच बोलते हैं और लोग उन पर भरोसा करते हैं। उन्होंने एक इंड्योरेंस एसआईएफ भी लॉन्च किया है। डीएसपी का बोल्ड लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड है जो इस गिरते बाजार में भी आपको पैसा बना कर देने की कोशिश करता है। उन्होंने डीएसपी को हाइब्रिड और मल्टी एसेट की तरफ मोड़ा है। तो आइए हम सब लोग स्वागत करते हैं कल्पेन पारिख का इस शो में और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। कल्पेन, आपका स्वागत है। आपका भी डीएसपी के ऑफिस में। थैंक यू अंशुमन। और आपने जिस तरह से इतना एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया मेरे बारे में, हिस्ट्री के बारे में बता के, आप वो कर रहे हो जो हम कोशिश करते हैं हम ना करें, कि एक्सपेक्टेशन कम रहे, मॉडरेट रहे, तो हम डटे रहते हैं। तो आज समृद्धि शास्त्र में, जैसा आपको पता है, समृद्धि शास्त्र में हम आपके पास ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो बाजार के मेंटर हैं, जो आपको बता सकते हैं कि ऐसे समय में जब दो अलग अलग दिशाएं बह रही हों, दो अलग अलग हवाएं हों, असमंजस हो, एक तरफ दिशा ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए। और हम कल्पेन से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो सटीक सोच है उससे वो निवेशक के धैर्य के लिए, निवेशक के टिके रहने के लिए क्या नक्शा बनाते हैं। तो हम सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आज का सबसे बड़ा सवाल है, 2026 के 5 महीनों में एफआईज ने 3 लाख करोड़ के आसपास बाजार से निकाल लिए। डीएसपी ने बार बार ये कहा कि एक कंट्रेरियन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन ये किस पॉइंट पर आकर ये कंट्रेरियन अपॉर्चुनिटी डिनायल बन जाती है? आप सच में कब चिंतित होते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, अब ये कंट्रेरियन अपॉर्चुनिटी नहीं रही है, अब तो कहीं ना कहीं ये डिनायल वाली स्थिति आ गई है? इसने एक्चुअली बार बार नहीं, पहली बार कहा कि ये कंट्रेरियन अपॉर्चुनिटी पिछले 1 महीने पहले। हमें चिंता होती है जब सब कुछ वन साइडेड होता है। हमें चिंता हुई थी फरवरी 2024 में, जब हमने नेत्रा में और हमारे बहुत सारे रिपोर्ट्स जो पब्लिश होते हैं वहाँ पे लिखा था कि
मार्केट का जो भाव है या जो वैल्यूएशन है वो बहुत महंगा है। वो इतना महंगा है कि ये बता रहा है, शायद ये अनुमान कर रहा है कि इंडिया का प्रॉफिट 20% से ग्रो करेगा, जो पिछले 40 साल की हिस्ट्री में 6 या 7 बार हुआ है। तो इसके ऑड्स जनरली कम होते हैं। और 2-2.5 साल पहले बाज़ार इस तरह से भाव पे आ गया था कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होगा, और तब हमने बोला था कि ये चिंता की बात है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं और मार्जिन्स पीक पे थे और रेवेन्यू ग्रोथ का स्लो डाउन शुरू हुआ था। और उस समय से पिछले 2 महीने तक हमने एक ही चीज़ बोली है, हाइब्रिड फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, मल्टी एसेट, मल्टी एसेट, मल्टी एसेट, जिसके अंदर इंडिया के स्टॉक्स भी आ गए, गोल्ड भी आ गया, सिल्वर भी आ गया, ग्लोबल स्टॉक्स भी आ गए, जो AI के स्टॉक्स आप बोल रहे हैं वो भी उसमें आ गए। पर ये सब 2.5 साल 3 साल पहले की बात है। 1.5 महीने पहले हमने बोला कि अब जो हमारा 25 PE का बाज़ार था वो 18 पे आ गया है। सस्ता नहीं है लेकिन फेयर वैल्यू की तरफ आ गया है, और फेयर वैल्यू पे हमें अपना व्यू चेंज करना चाहिए। तो हम अगर हमारी गाड़ी इक्विटी मार्केट के हिसाब से पहले गियर पे चला रहे थे, तो लास्ट मंथ हमने बोला ये दूसरे गियर में आने का टाइम है। विद इन द होल मार्केट बैंकिंग स्टॉक्स हम बोल रही है तीसरे या चौथे गियर में आप आ सकते हो, बिकॉज भले बाजार 18 PE पे है लेकिन जो बैंक के स्टॉक्स है वो 13-14 PE पे आ गया है। और एक तो PE है, PE इटसेल्फ इज़ एन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो साइकिल है बैंकिंग की साइकिल पिछले 5-6 सालों में चली नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ हुआ नहीं है, वो रिवाइव धीरे धीरे होगी। तो इन्वेस्टिंग इज़ अ सिक्लिकल बिजनेस, नथिंग इज़ परमानेंट। आज जो AI स्टॉक्स की बातें हो रही है, आज जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ डेटा पॉइंट के साथ, कोरिया में जो सबसे बड़ा स्टॉक है सैमसंग, इस साल का उसका जो प्रॉफिट है, ये कंपनी 41 ईयर्स से धंधे में है, पहले 40 साल का जितना प्रॉफिट था उतना इस साल में बना है। हाँ, और कोरिया की इकोनॉमी की 20% अकेली कंपनी है। तो ये सिक्लिकलिटी समझने की ज़रूरत है। डिस्पाइट द कंट्रेरियन कॉल्स आर देयर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब एक साल में 40 साल का प्रॉफिट बनता है तो इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। इज द मैसेज। ये वन टाइम है। इट कैन बी वन It can टाइम, be one 1-2 साल रह सकता है, बट ये सब हर चीज़ इन्वेस्टिंग में और लाइफ में सिक्लिकल होती है। उतार के बाद चढ़ाव होता है, चढ़ाव के बाद उतार होता है, बारिश के बाद धूप आती है। That's the reason Korean investors are started losing when the So- Samsung story is so bright. SK Hynix story is so bright, But but the it is- markets are crashing like anything. in FI का आउटफ्लो Korea. वहीं पे भी हुआ Korea. है। और एज ऑफ आज का भाव नहीं देखा है मैंने, बट आज सुबह तक का जब देखा था तो पीक से आज तक में आज में 37% डाउन 37% है। गिरा है। तो जब स्टोरी इतनी पॉपुलर हो जाती है कि लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच के लेवरेज लेके स्टॉक में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो बिगिनिंग ऑफ द एंड होता है, वो ट्रेंड का एंड होने का समय आ गया है। कोरिया में SK हाइनिक्स पे 2x लेवरेज ETFs बने हैं। तो ये सब सिग्नल्स होते हैं कि ह्यूमन ग्रीड इस लेवल तक पहुंच गई है कि यहाँ पे हमें अपना पैसा नहीं लगाना है। चार्ली मंगर क्या बोलते हैं, टेल मी वेयर विल आई डाई सो आई नेवर गो देयर। तो इन्वेस्टिंग में निवेशकों को यही सीखना है कि किस बिहेवियर से अपने पैसे का नुकसान होता है। अगर हमने ये समझ लिया तो धीरे धीरे हम पैसा बना लेंगे। मैं दूसरे सवाल पे आऊँ, पहले इस सवाल पे थोड़ा सा और जान लूँ। There's a situation comes in the market where companies are performing very well, but market is expecting beyond that performance. यहाँ पहले क्या करेक्ट होता है? मार्केट की एक्सपेक्टेशंस, जैसे आप सैमसंग या SK हैनिक्स की स्टोरी देखिए, एनवीडिया के सप्लायर हैं, अभी ADR लिस्ट हुआ SK हैनिक्स का US में अच्छा परफॉर्मेंस मिला, लेकिन इसके बाद भी तो ये गलती किसकी है? कंपनी तो आपसे नहीं कह रही है कि आप हमारे ऊपर इतना भरोसा करिए, गलती हमेशा हमारी होती है। हमारी गलती, ह्यूमन बीइंग्स की पर गलती इस है। हमारी गलती में इंडिविजुअल के साथ फंड मैनेजर्स भी होते हैं, सब होते हैं। देखो हर पेशे में अच्छा टैलेंट होता है और मीडिया का टैलेंट होता है। तो एज एन इन्वेस्टर भी अच्छे इन्वेस्टर होते हैं और मीडिया का इन्वेस्टर होते हैं। एज मनी मैनेजर अच्छे भी होते हैं और मीडिया भी होते हैं। एज जर्नलिस्ट अच्छे भी होते हैं और मीडिया होते हैं। क्रिकेटर अच्छे होते हैं, मीडिया होते हैं। तो ये तो रियलिटी है। तो गलतियाँ हर टाइम पे अलग अलग लोग करते हैं, और ये जो ग्रीड है ये शायद लाखों साल पुराना है, कॉन्सेप्ट है, तो नया नहीं है, बदलता नहीं होगा। हमें वो ग्रीड का मैनिफेस्टेशन बाजार में दिखता है, और जब जब हमने लाइफ में ग्रीड को अप्लाई किया है तब तब नुकसान ही हुआ है। वेदर आज सेमीकंडक्टर में ग्रीड है, 2 साल पहले इंडिया में टेक्नोलॉजी स्टॉक से पीछे लोग भाग रहे थे, 40 PE पे सबको लग रहा था कि इन्फोसिस और TCS जस्टिफाइड है बिकॉज
इंडिया पूरा का पूरा इंडिया डिजिटाइज हो रहा है, तो ये तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। और आज 13 पे 13 लोग बोले पे कि ये लोग कंपनी कई टर्मिनल वैल्यू पे लोग डाउट कर रहे हैं, तो ये सब सिक्लिकल है। और इसीलिए और हम सब सीखते हैं, हमने भी गलतियाँ की है, मैंने भी पहले 10 साल मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो पहले ये सोचो कि बुरा इन्वेस्टर क्या होता है, और बुरा इन्वेस्टर की आपको अगर छवि देखनी है तो मैं अपने पहले 10 साल को मानता हूँ वो मेरे सबसे ख़राब इन्वेस्टर का प्रमाण था, कि मैंने हर एक्शन जो लिया था वो ख़राब इन्वेस्टर का एक्शन था, उसको खाली मुझे अवॉइड करना है। तो बुरा इन्वेस्टर गलत स्टॉक चुनता है, गलत गलत टाइम भाव, पे एंटर करता दोनों, है, या गलत टाइम पर दोनों। निकलता है? तीनों में से क्या करता है? जो आपके हिसाब से तीनों, बुरा इन्वेस्टर कौन है? ह्यूमन बींग्स ये तीनों चीज़ करते हैं, तीनों एक साथ है, अलग अलग? हर समय करते रहते हैं, कभी कभी साथ में करते हैं, कभी सीक्वेंशली करते हैं। और इसीलिए बाजार में शायद अगर 100 इन्वेस्टर आते हैं तो 5 लोग पैसा बना के जाते हैं। तो आपके हिसाब से 95 लोग जो है वो एवरेज या बिलो एवरेज रिटर्न ले जाते हैं, या तो बहुत सारे लोग लॉस में निकलते हैं, बहुत सारे लोग मीडियोकर रिटर्न बनाते हैं, इक्विटी में डाल के डेट का रिटर्न बनाते हैं, इक्विटी का वॉलेटिलिटी लेके एफडी से भी कम बनाते हैं। जैसे 2 साल पहले सब ने आंख बंद करके थीमेटिक फंड और स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया, आज करोड़ों लोग हैं। म्यूचुअल फंड में 4 करोड़ लोगों ने पैसा डाला है, म्यूचुअल फंड के बाहर और 4 करोड़ लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदे हैं। स्मॉल और मिड कैप फंड की एनएवी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो जो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में लगे वो 20 से 30% डाउन है। इसका क्या मतलब है कि जब आदमी खुद खरीदता है सोचे समझे बिना या नॉलेज लिए बिना, बैलेंस शीट कभी खोली नहीं है, कंपनी क्या करती है पता नहीं है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है पता नहीं है, फिर भी हमने स्टॉक खरीद लिया बिकॉज बाजू वाले ने बोला था, दोस्त ने बोला था, व्हाट्सएप पे आया था, किसी ने टिप दे दी। ये जो बिहेवियर है ये समय आफ्टर समय ये रिपीट होता है। तो ये बहुत सिंपल है ये गेम, कि एक बार समझ लो नुकसान कैसे होता है। ये अगर आपने समझ लिया तो फ़ायदा अपने आप होना शुरू हो जाएगा। डोंट चेज रिटर्न्स, लर्न व्हाट इज़ रिस्क, अवॉइड दैट रिस्क, अपने आप पैसा बनेगा। वापस आते हैं सर। म्यूचुअल फंड के लिए भारत की स्टोरी लार्ज कैप स्टोरी है। हर आदमी लार्ज कैप स्टोरी ही बेच रहा था पिछले सालों में। लेकिन एक लार्ज कैप फंड्स को अगर आप ध्यान से देखें तो रिटर्न्स अब शुरू हुआ, बीच में भी मिड कैप बेचे गए तो बबल के साथ बेचे गए, फिर सेबी ने इंटरवीन किया। अगर आप लार्ज कैप एक्टिव फंड्स को देखिए तो रिटर्न 6%, 5% के आसपास, एफडी से भी कम है। अगर आप स्टॉक्स के लेवल पे जाएं तो हर चौथे स्टॉक ने लार्ज कैप में 5% से कम रिटर्न दिया है। मतलब 100 में से 100 में से अगर आप देखिए तो हर चौथा स्टॉक वहीं खड़ा हुआ है। आप खुद कहते हैं कि लार्ज कैप में अब अल्फा केवल 1-2% का बचता है, ऐसा आप लोग एक्सपर्ट ये मान रहे हैं। खुलकर ये बताइए कि लार्ज कैप एक्टिव फंड की कैटेगरी स्ट्रक्चरली अब खत्म हो गई है क्या? ये टूट गई है या ये सिर्फ रीसेंट रिस्ट्रक्चरिंग है? क्योंकि जिन लार्ज कैप्स पर हम दांव लगा रहे हैं, जो निफ्टी का 40% लिए बैठे, उनमें उतना बारूद है भी कि वो हमको डबल डिजिट रिटर्न के लेवल पर ले जा सके या निफ्टी को वहाँ ले जा सके। ये हर समय में, हर फेज़ में हम अलग अलग इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं, लेकिन जो सत्य है वो तो परमानेंट होता है। लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी अच्छे भाव पे अगर ख़रीदी हो और ठीक ठाक ग्रो करती है, पैसा उसमें बनता है। अब उसको लेवल आप लार्ज कैप का दो, मिड कैप का दो, इंडियन कंपनी बोलो, यूएस कंपनी हो, चाइनीज कंपनी हो। मैं तो ये सेबी का हिसाब बता रहा हूँ कि सेबी कहती है लार्ज कैप का की कैटेगरी है, मिड कैप की कैटेगरी, वो तो हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही डिसाइड होता है। उसमें कोई गलत नहीं है कि कैटेगरीज का होना एक फ़ायदे कारक चीज़ है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसेस है, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि हमारे इन्फ्लुएंसेस भी है ना, हर दौर में चेंज होता है। उस दौर में जो भी चला है उसके बेसिस पे हम इन्फ्लुएंस करते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर्स करते हैं। पहले तो इक्विटी में हर साल एफडी से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी गलती है। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी इज़ नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट। इफ़ इट इज़ नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट, हाउ कैन रिटर्न बी फिक्स्ड? किस किताब में लिखा है कि इक्विटी में हर साल पैसा बनता है? You really mean it that investors should not expect more than FD return every year? Absolutely, because इक्विटी का मतलब है, very important statement. बट ये तो हमारी इंडस्ट्री दिन रात 30 साल से बोल रही है कि एफडी इज फिक्स्ड लो रिटर्न। एफडी हो या बॉन्ड्स हो या डेट फंड हो, जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं उस समय के, मान लो इंडिया में इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में 7% पे है, तो एफडीज हो या बॉन्ड्स हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या बॉन्ड फंड्स है, ये अराउंड 7% का रिटर्न देंगे विथ वेरी लेस वॉलेटिलिटी इन रीजनेबली हाई सर्टेनिटी। लॉन्ग टर्म में एवरेज अगर 5-6 साल पैसा रखा हो किसी ने, तो मीडियम टर्म हुआ, लॉन्ग टर्म तो 10 साल से ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म में
नॉर्मली एफडी के ऊपर 2 गुना या 3 गुना एफडी का 2x या 3x इक्विटी मार्केट ने दिया है। मतलब 14 से 15% मान सकते हैं। 10 से 15 की रेंज बोल देता हूँ मैं। एफडी में अगर 6 है तो मान लो, या 7 है तो मान लो 14% एवरेज लॉन्ग टर्म पिछले 30 साल का निफ्टी का रिटर्न रफली इतना ही 14% है। इतना ही है। तो आपको क्या प्रूफ चाहिए? अगर 30 साल का रिटर्न 14% है तो क्या प्रूफ चाहिए आपको? लेकिन ये 30 साल की जर्नी में हर दूसरे साल में 15% करेक्शन आता है, चौथे साल में 20-30% का करेक्शन आता है, छठे साल में 40% भी गिरा है, और 8वें साल में 40 से 50% गिरता है टेम्पररीली। और उस समय जब गिरता है तब पिछले 1-2 साल का रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। वाई शुड यू अर्न? आपको क्यों एफडी या डेट के 2 या 3 गुना रिटर्न मिलना चाहिए अगर वो स्ट्रेट लाइन है? आपको ये भी सवाल पूछना चाहिए। अगर आपको अश्योर्ड रिटर्न चाहिए, सर्टन रिटर्न चाहिए, तो कम ही होगा। अश्योरेंस का भाव देना पड़ता है आपको। देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर अश्योरेंस, और वो प्राइस है लोअर रिटर्न। इफ़ यू वांट हायर रिटर्न, वो अनसर्टेनिटी के साथ ही आएगा। तो ये इन्वेस्टर की गलती है अगर वो सर्टेनिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, एसेट क्लास की गलती नहीं है। दूसरा, कभी भी जब हम इन्वेस्ट करने आते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली सवाल गलत होता है कि क्या लगता है आगे। हमें ये देखना है कि पीछे हुआ क्या है, पिछले 30 साल का क्या डेटा बताता है। अगर हम हिस्ट्री पढ़े, आपने बताया आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, आई एम सो इम्प्रेस्ड टू नो दैट। हिस्ट्री अगर हम पढ़े तो हम बेटर इन्वेस्टर बनेंगे, ना कि फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हवा में तीर छोड़ने जैसा है, कहाँ तीर लगेगा किसको पता। बट हिस्ट्री क्या बताती है? अगर आप 40 साल की हिस्ट्री देखोगे, जहाँ जहाँ पे कैपिटलिज्म है, एवरेज रिटर्न इक्विटी का इन्फ्लेशन के ऊपर 0 से 5% ज़्यादा है बस। कहीं किसी देशों में इन्फ्लेशन प्लस 0 आया है, किसी देश में इन्फ्लेशन प्लस 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। हमारे देश में इन्फ्लेशन प्लस 5 है। यूएस में इन्फ्लेशन प्लस 5 आया है पिछले 30-40 सालों में। तो ये दूसरा डेटा पॉइंट है कि जितना लंबा समय हम पैसा लगाएंगे उतना इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न बनेगा। अब अगर हमारा टाइम होराइजन छोटा है तो इक्विटी आपके लिए सही व्हीकल है ही नहीं। दूसरा, जब पिछले 2-3 साल का रिटर्न नेगेटिव हुआ है, तब अगले 3 से 5 साल का रिटर्न अच्छा हुआ है। हाँ। और जब पिछले 3 साल का रिटर्न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है, तब आगे के 2-3 साल में नेगेटिव रिटर्न आया है। ये भी डेटा अवेलेबल है। हाँ, ये क्लियर है। ये हमने हर फोरम पे कम्युनिकेट किया है कि रोलिंग रिटर्न्स देखिए, व्हाट कैन बी द। जब हमारा सबसे एक बेहतरीन फंड है स्मॉल कैप फंड, इसको कुछ समय पहले दुनिया का बेस्ट फंड का अवार्ड मिला था। हाँ, इस समय सबसे 2016 में हमने उस समय वो फंड बंद कर दिया था नया पैसा लेने से, क्योंकि ये महंगा हो गया था। हाँ। एक मिड कैप स्मॉल कैप में बबल बन गया। हाँ, उस समय जब सेबी ने इंटरवीन किया था। नहीं, सेबी ने तो अभी किया था, ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। तो प्रोएक्टिवली हमने बंद किया था। फिर 4 साल में कोविड का करेक्शन हुआ, ये पूरा फ्रॉथ निकल गया, NAV 20-30% नीचे आ गई। 1 अप्रैल 2020 को कोविड के लो पे हमने इसको फिर से खोला। हमने हमारी जो ऐड थी ये नहीं बताया कि सिंस इंसेप्शन ये फंड ने 19% रिटर्न दिया है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है। हमने ये बताया ये कैटेगरी इतनी वॉलेटाइल है कि एक साल में ये 67% गिरा है। सो आवर एड वाज -67% इन डार्क रेड, ब्लड जैसना रेड, बिकॉज द आइडिया वाज टू टेल इन्वेस्टर्स दैट 19% रिटर्न अगर लॉन्ग टर्म में बनता है तो उसके लिए ये आग का दरिया है, आपको वो झेलना पड़ेगा, उसके बिना 19% नहीं बनेगा। तो लोग क्या सोचते हैं, ये 19 मेरा है, -67 बाजू वाले का, बिल्कुल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आप बताओ, ऐसे मार्केट की गलती हमारी है। लेकिन एक चीज़ दूसरी बात, तो लास्ट पॉइंट जी, लार्ज मिड स्मॉल हर फेज में अलग अलग कैटेगरी का टाइम आता है। लॉन्ग टर्म में 10-20-30 साल का एवरेज रोलिंग रिटर्न अगर आप ले लो तो लार्ज कैप का अराउंड 12-13% आया है, मिड कैप का 13 से 14 आया है, और स्मॉल कैप का 14 से 15 आया होगा पिछले साइकिल में। लार्ज कैप से 1 से 2% एक्स्ट्रा मिड और स्मॉल कैप में आया है। बट देयर आर इनफ पीरियड्स जब मिड और स्मॉल का रिटर्न 5-6% है और लार्ज कैप का 8-10% है। तो ये साइकिल्स होती है। कुछ समय में लार्ज कैप, अब इंडिया में क्या हुआ है, लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा पैसा FIS का था जी, और दुनिया भर में जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली पिछले 2-3 साल में, FIS ने पैसा निकाल दिया या कम किया, तो बेचा है उन्होंने ज़्यादातर लार्ज कैप। और पिछले 5 साल में इंडिया में जो बबल बिल्ड हुआ है, बहुत सारा पैसा जो रिटेल इन्वेस्टर ने डायरेक्टली स्टॉक्स में लगाया है, म्यूचुअल फंड में लगाया, वो पैसा या तो स्मॉल कैप में डाला है या मिड कैप में डाला है। तो स्मॉल और मिड कैप में इनफ्लो आया है और लार्ज कैप से आउटफ्लो हुआ है। इसलिए इस फेज में, इस गेम में, मतलब अगर मैं बोलूँ कि लार्ज कैप अपना स्पिनर है और मिड कैप और स्मॉल कैप फास्ट बॉलर है, तो इस फेज में फास्ट बॉलर्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। पर वापस एक समय आएगा जब स्पिनर का भी टाइम आएगा,
तो वो साइकिल्स है, जिस दिन एफआई की वापसी होगी मोस्ट लाइकली लार्ज कैप्स चलेंगे। एंड जो पिछले 2-2.5 साल से आउटफ्लो हुआ है, पिछले 6 महीने का आउटफ्लो हुआ है, इस महीना ये पहला महीना है जब $2 बिलियन का एफआई का इनफ्लो आया है। एफआई इनफ्लो कब लेके आएगा? आज वो लेके कहाँ गया पैसा? वो चाइना में गया, एशिया में गया, यूरोप में गया, जहाँ पे पी सस्ता था। अब इंडिया में बैंकिंग स्टॉक्स का पी सस्ता हो गया है, टेक स्टॉक्स का पी सस्ता हो गया, तो धीरे धीरे वापस आएंगे। एफआईआईज हैव बीन मोर लॉयल टू अस देन अस। 30 साल से वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे देश में, 93 से आज तक। दे हैव बीन 25% ऑफ आवर मार्केट कैप इज एफआईआईज। रिटेल तो अभी आना शुरू हुआ है पिछले 4-5 सालों से। तो मेरा मानना ये है कि हमारे देश में कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल है, कैपिटल की रिस्पेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ग्रोथ है। तो एक टेम्पररी फेज़ है जब पैसा गया है, और जब बहुत ज़्यादा आ रहा था तब भी हमने वार्निंग सिग्नल दिए थे कि महंगे मार्केट को मत खरीदो, डाइवर्सिफाई कीजिए। इनफैक्ट वी हैव लॉन्च ग्लोबल फंड्स। आज हम ये बोल रहे हैं कि वो महंगा मार्केट कम महंगा हुआ है, सस्ता नहीं बोल रहे हम। सस्ता बोलूँगा तो झूठ होगा, कम महंगा है। ये समय गाड़ी बंद करके उतरने का नहीं है, जैसे 2 साल पहले ये समय भर भर के स्पीड पे चलाने का नहीं था। ये टाइम है आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आइए, धीरे धीरे गाड़ी शुरू कीजिए, एसेट एलोकेशन फिर से इक्विटी का बिल्ड कीजिए। अभी तक की थीसिस कल्पेन की है कि मार्केट सस्ता नहीं हुआ पर उतना महंगा नहीं रहा है एफआईज लौटेंगे क्योंकि पीस कम हो रहे हैं। अब यहाँ से मेरा अगला सवाल आपके साथ ही है। मुझे लगता है यही थीसिस है म्यूचुअल फंड्स के दिमाग में। एसआईपी रिकॉर्ड ऊंचाई पे हैं, लोग पैसा डाल रहे हैं, डीआईए बाजार में खरीद रहे हैं। नैरेटिव ये है कि भारत का रिटेल इन्वेस्टर बहुत समझदार हो गया है, फंड मैनेजर्स बहुत समझदार हैं, एफआईज जाते हैं तो जाते हैं, देश की पूंजी स्वदेशी पूंजी आ रही। एक बात आपने कहीं कहीं तक अगर मुझे याद पड़ती है, शायद आपने कहीं बोला था, ये था कि एफआईज की सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी लिमिटेड है। भारतीय डीआई हमेशा एफआईज के सेल ऑफ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कोई एक समय आएगा जब वो इस बाइंग को रोकेंगे जो एफआईज बेच कर निकल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। वो टिपिंग पॉइंट कहाँ है? और कोई आपकी अपनी इंटरनल रेड लाइन है डीएसपी में जहां आपको लगता है कि नहीं, यहाँ के बाद फिर अब एफआईज की बिकवाली को खरीदने की क्षमता इंडिया के डीआईज में नहीं बची? हमारा मानना क्या है कि आप फ्लो को फोरकास्ट नहीं कर सकते हो। मैं नहीं फोरकास्ट कर पाऊंगा कि एफआई कब तक बेचेगा या डीआई कब तक पैसा डालेगा। हमने ये देखा है कि रिटर्न्स क्रिएट फ्लोज एंड लैक ऑफ रिटर्न्स क्रिएट्स लैक ऑफ फ्लोज, जनरली बिकॉज इन्वेस्टर्स रिटर्न को चेज करते हैं। ये एक पहली बात है। हम फ्लोज पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फ्लोज से रिस्पॉन्ड हम कैसे कर सकते हैं? जब बहुत ज़्यादा फ्लोज आते हैं, जैसे 3 साल पहले बहुत ज़्यादा फ्लो आया था, एफआई का भी था और डोमेस्टिक का भी था, तो बाज़ार महंगा हो गया। अब बाज़ार महंगा, हमारे लिए वैल्यूएशन और ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है, ना कि फ्लो। हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट माल ले रहा है या माल बेच रहा है। हम ध्यान देते हैं कि किस कंपनी का वैल्यूएशन आज भी रीजनेबल है और सस्ता है, जहाँ से 12 से 15% रिटर्न अगले 5 साल में बन सकता है, और किस सेक्टर या कंपनी का वैल्यूएशन इतना महंगा हो गया है कि फ्लो आए या जाए यहाँ से रिटर्न बनने के चांसेस कम है। तो हमारे लिए वैल्यूएशन और ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अगर वैल्यूएशन महंगा है बिकॉज लॉट ऑफ फ्लोज आर कमिंग, वी विल रिस्पॉन्ड टू इट बाय रिड्यूसिंग आवर रिस्क। अगर वैल्यूएशन सस्ता हुआ है एफआई के आउटफ्लो के होने की वजह से कुछ सेगमेंट में, वी विल रिस्पॉन्ड टू इट बाय बाइंग दो सेगमेंट्स। आज पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा सेलिंग एफआई की बैंकिंग स्टॉक्स में हुई है। जो स्टॉक 4 के प्राइस टू बुक पे थे वो 1.5 और 2.25 के प्राइस टू बुक पे आ गए हैं। कुछ बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 2008 की मंदी का जो वैल्यूएशन था वहाँ पे आ गई है। बैलेंस शीट्स क्लीन हो गई है, क्रेडिट साइकिल की शुरुआत हो रही है, वैल्यूएशन सस्ते है। तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो हम फ्लोज को ट्रैक नहीं करते हैं, हम फ्लोज के वजह से जो रिस्क बनता है उसको या तो घटाते हैं या जो अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है उसको बढ़ाते हैं। तो आज अगर आप देखेंगे हमारे हर पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा वेट प्राइवेट बैंक्स है, बिकॉज यहाँ पे हमें एफआईज के एग्जिट का फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर एफआई का सेलिंग और बढ़ता है, अभी तो काफ़ी स्टैग्नेट हुआ है और वापस फ्लो आना शुरू हुआ है, और हमारा ये अनुमान है कि मोस्ट लाइकली दिस शुड बी द प्लेटो एंड ऑफ द सेविंग, बिकॉज 2-3 चीज़ें हुई है। उनको स्टॉक्स भी सस्ते मिलना शुरू हो रहे हैं, उनको देश पूरा सस्ता मिल रहा है बिकॉज करेंसी सस्ती हो गई है। जो एफआई ने 80, 83, 85, 90 पे बेचा था उसको अच्छा 96 पे वापस एंट्री मिल रही है।
तो और दूसरा जो रेस्ट ऑफ द मार्केट दुनिया भर में सस्ता था 2-3 साल पहले, वो महंगा हो गया है। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जब मार खाएंगे तो वो पैसा वापस आएगा। मेरा ये मानना लेकिन है। अभी भी पी इंडिया के उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है। नहीं तो अभी देखिए यूएस का 23-24 पे है, 23-24 इंडिया 18 पे है। बट 23-24 तो आप मैक्स 7 को मिला लें तब आता है। नहीं तो वैसे तो इंडिया में भी आप ऐसे चेरी पिक करोगे तो एग्रीगेट आप देखोगे तो मैं अगेन वो बोल रहा हूँ कि 17-18 पी पे जो देश का रिटर्न ऑन कैपिटल 14-15% है, जीडीपी ग्रोथ रेट 6-7% है, प्रॉफिट ग्रोथ रेट 10 से 12% है। मैं तो मॉडरेट नंबर्स बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग पीक नंबर्स। तो 15% आरओई, 10 से 12% प्रॉफिट ग्रोथ रेट और 17-18 पी, ये वैल्यूएशन पे आपका 10-11% रिटर्न बन जाना चाहिए। 10-11% रिटर्न वर्सेस 6% इन बॉन्ड्स इज़ अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न। 4% का इन्फ्लेशन है हमारा, 4 के इन्फ्लेशन पे अगर हमने 9-10% भी रिटर्न बनाया तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो answering your question, if FIs sell more, markets can fall. But what can I do about it? दूसरा, म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी नहीं है। पिछले 3 साल में 87% ऑफ मनी जो डीएसपी के अंदर आया है या जो हमने हाईलाइट किया है, प्रोमोट किया है, बेचा, 87% हैज़ कम इन नॉन इक्विटी फंड्स। इधर इट हैज़ कम इन हाइब्रिड फंड्स, एसेट एलोकेशन फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स, गोल्ड सिल्वर, ग्लोबल पोर्टफोलियोज और कंबाइंड पोर्टफोलियोज। 87%। तो मेरा इन्वेस्टर ठीक ठाक है। हमारे मल्टी एसेट फंड ने 2 साल में रफली 21% रिटर्न दिया है। तो बाजार में जो गिरावट आई है, जो पॉकेट्स में आई, हमने वो पॉकेट बेचे ही नहीं है। तेजी में हमने वो बेचे ही नहीं थे। आज हम बोल रहे हैं कि अभी धीरे धीरे रिस्क लेना शुरू करो। तो मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हमारे पास कितने 50 अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो हम कैलिब्रेट कर सकते हैं कि इन्वेस्टर को किस समय पे क्या ज़्यादा बोलना है। हमारे पास 100% ग्लोबल फंड भी है, हमारे पास इंडियन स्टॉक्स और ग्लोबल स्टॉक्स का भी फंड है, इंडियन स्टॉक्स, ग्लोबल स्टॉक्स, गोल्ड सिल्वर और बॉन्ड्स का भी फंड है, हमारे पास ग्लोबल एनर्जी का भी फंड है, हमारे पास सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का भी फंड है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल होके एफआई बड़ा है, हम बड़े हैं, ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब इन्वेस्टिंग में ये सब एरोगेंस आ जाता है कि हम ज़्यादा सशक्त है, हमें एफआई की ज़रूरत नहीं है, या हम तुम्हें देख लेंगे, हमारा पावर, ये हमारा गेम ही नहीं है। दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। हमारा गेम है धीरे हर दुनिया भर में और इंडिया में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, सेंसिबली, रैशनली उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको ऑनेस्टी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ इन्वेस्टर्स को बताना है। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, बट हमारा धर्म ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोगों को रिस्क दिखाए और अपॉर्चुनिटी दिखाए। आपने डीएसपी के अपने डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग्स की बात की, तो 1-2 सवाल डीएसपी पे ले लेते हैं, फिर वापस और बाकी कोर क्वेश्चंस पे लौटेंगे। आपने एंड्योरेंस एसआईएफ लॉन्च किया था, ब्रांड हमने लॉन्च किया, एसआईएफ अभी नहीं किया। लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी करेंगे, एंड्योरेंस के अंडर करने वाले। एसआईएफ की स्ट्रेटेजी भारत में रिटेल के लिए भी बिल्कुल अनजान है, हालांकि थोड़ा बिल्टअप आना शुरू हुआ है। भारत का एचएनआई जनरली स्केप्टिकल है। अगर आप छोटे टाउन्स में जाएं तो उसके इन्वेस्टमेंट अभी भी लैंड में, गोल्ड में फोकस है। खासतौर से स्मॉलर टाउन में एचएनआईज ग्रो कर रहे हैं। हर टाउन में, मतलब मैं मानता हूं कि मैंने अपनी स्टडी के हिसाब से कि भारत के हर टाउन में 10 से 12 फैमिलीज हैं जो उस टाउन की करीब 60 से 70% वेल्थ कंट्रोल करती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लैंड में, अपॉर्चुनिटीज़ में, ट्रेड में, बिजनेस में, एजेंसीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉन्ट्रैक्ट में, और थोड़ी बहुत पॉलिटिकल कनेक्ट के साथ भी होगी। इसको अगर आपको टारगेट करना हो तो आपकी ऑनेस्ट पिच क्या होगी? तो बहुत टफ क्वेश्चन है आपका। अगर टारगेट कर लिया होता, आता हमें तो कर लिया होता अभी तक, तो हम तो बहुत बड़े एमसी हो जाते तब तक। हमारी स्ट्रैटेजी यही रही है कि हमें 3 चीज़ करनी है। पहले तो हमें पैसा ठीक से मैनेज करना है, हम 30 साल से कर रहे हैं। हमारे अच्छे समय भी आए हैं और हमने कुछ गलतियाँ भी की है। तो जो अच्छा काम किया है उसे हमें और ज़्यादा करना है और जो गलतियाँ की उसको कम करना है। सो वी हैव टू इम्प्रूव एंड आई एम अपफ्रंट, मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा और मेहनत करके सुधारना है। और हमने हमारी टीम्स को भी उस तरह से बिल्ड किया है, तो वो दिखेगा हमारे फंड परफॉर्मेंस में। तो आज की तारीख में रफली 60% ऑफ आवर फंड्स आर डूइंग एज वेल एज दैट विल मेक मी हैप्पी। अगर मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है तो ये नंबर को मुझे 75-80 तक ले जाना है। तो वी आर डूइंग अ डिसेंट जॉब ऑन फंड मैनेजमेंट। दूसरा है कि हम ऑनेस्टी के साथ गाइड करें इन्वेस्टर को, बिकॉज ये धंधा ट्रस्ट का है।
और जो आपने बोला कि लोगों का पैसा ज़मीन में क्यों ज़्यादा है, हालांकि ज़मीन में टैक्स वैक्स काट के रिटर्न नहीं बनता है, लिक्विडिटी नहीं है, झमेला है, बट ट्रस्ट है बिकॉज दिखता है। और गोल्ड में क्यों ट्रस्ट है, बिकॉज गोल्ड ने उतना ही रिटर्न दिया है पिछले 30 सालों में जितना इक्विटी ने दिया है, और वो भी दिखता है कि मेरे घर में है, मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये ट्रस्ट का बिजनेस है। अब होता क्या है कि ज़मीन और गोल्ड के भी भाव ऊपर नीचे जाते हैं, गोल्ड भी 30-40% गिरता है, बट शायद इन्वेस्टर गोल्ड को अलग नज़रिए से देखता है और इक्विटी को अलग नज़रिए से देखता है, दोनों में उतनी फ्लक्चुएशन है, बट गोल्ड पे ट्रस्ट ज़्यादा है बिकॉज शायद वो 2000 साल पुराना एसेट है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? एक होगा कि हम सच्चाई से मार्केट का रिस्क बताएं और अपॉर्चुनिटीज़ बताएं, और फिर जहाँ भी हमारे फंड में पैसा आए उसका रिटर्न हम ठीक ठाक डिलीवर करें ऑन अ रोलिंग 3 ईयर 5 ईयर बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया, हर साल पॉजिटिव रिटर्न बनना पॉसिबल नहीं है। अगर बाजार 20% डाउन है और मेरा इक्विटी फंड है, तो वो भी या तो 20 डाउन होगा या 18 डाउन होगा या 15 डाउन होगा, बट डाउन तो होगा ही। तो ये एजुकेट करना है लोगों को कि आपको अगर एफडी से ज़्यादा चाहिए, डेट से ज़्यादा चाहिए, तो वॉलेटिलिटी लेनी पड़ेगी, और हमारे ये फंड्स हैं, ये समय पे ये फंड अच्छा है, ये समय पे ये अच्छा है। तीसरा, तो ये हम कोशिश करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम पब्लिश करते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट टू इवन स्पीक अबाउट इट हियर, जिसका नाम है नेत्रा। हर महीने की 5 तारीख को हम नेत्रा में 11 या 12 स्लाइड्स दिखाते हैं जो चार्ट्स होते हैं, और नेत्रा का मतलब है अर्ली सिग्नल्स, कि क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं हमें, रिस्क के क्या सिग्नल्स है। जैसे सितंबर 2025 में हमने बोला कि गोल्ड और सिल्वर महंगे हो गया है, तो इंक्रीमेंटली पैसा मत लगाइए। उसके बाद और 30-40% चला, और जनवरी 2026 में हमने बोला अगर है भी तो बेचना चाहिए, क्योंकि अभी इरेशनल हो रहा है, बबल बन रहा है। और वो उसके 4-5 दिन बाद वो साइकिल टर्न हुआ, और तब से 20 से 40% डाउन है गोल्ड और सिल्वर। तो हमने बहुत ही ऑनेस्टी से और इसका भले ये भी मतलब हो कि लोग हमारे फंड से पैसा निकालते हैं गोल्ड सिल्वर से, लेकिन हमें जो सच लगता है वो हम बताते हैं। तो ये 2 एफर्ट हमें करने हैं, सच्चाई को ब्रॉडकास्ट बेहतर करना है सो दैट बहुत ज़्यादा लोगों को पता चले, और फिर जब हमारे फंड में पैसा आए उसे ठीक से मैनेज करना है। ये कोशिश है हमारी। और साथ में अगर एक्सपीरियंस अच्छा हुआ लोगों का, देन विल बी एबल टू गेट देयर मनी। कल्पना, डीएसपी के बारे में एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है। डीएसपी ने निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, फ्लेक्सी कैप, क्वालिटी इंडेक्स, पैसिव की एक पूरी लाइन ही लगा दी, इतनी लंबी लाइन खड़ी कर दी। क्या डीएसपी अपना ही एक्टिव बिजनेस खा रहा है पैसिव को प्रमोट करके? और ये कैसे आप बैलेंस करते हैं इस एक्टिव फंड मैनेजमेंट और पैसिव फंड मैनेजमेंट की मशीन के बीच में? ये इंटरनल टेंशन आप कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली टेंशन नहीं है, बिकॉज आप जब कोई भी कैटेगरी में प्रोडक्ट खरीदने जाओ, ये सब वेरिएंट्स है, ऑल आर इक्विटी फंड्स। तो अल्टीमेटली तो ये इक्विटी का एसेट क्लास है, और उसमें अलग अलग वेरिएंट्स है। कोई वेरिएंट लार्ज कैप है, कोई वेरिएंट मिड कैप है, कोई स्मॉल कैप है, कोई एक्टिव है, कोई पैसिव है। तो ये एक दूसरे के साथ compete भी नहीं कर रहे हैं पहले तो, और हर इन्वेस्टर को अलग अलग उसकी चॉइसेस होती है। किसी समय में कोई इन्वेस्टर होता है, बोलता है मुझे सिर्फ पैसिव समझ आता है, मुझे एक्टिव मैनेजर का रिस्क नहीं लेना है, तो उसके लिए हमारा पैसिव फंड है। अब कोई इन्वेस्टर बोलता है कि मुझे पैसिव में तो मैं सिर्फ मार्केट को मीट करूंगा, मुझे तो बीट करना है मार्केट को, तो मुझे थोड़ा एक्टिव भी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक्टिव लेने में रिस्क है कि वो फंड मैनेजर बाजार को बीट करने के बजाय बाजार उसको बीट कर लेगा, तो इंडेक्स -1% भी बन सकता है। तो मैं दोनों रख लेता हूँ। और एक तीसरा बकेट है जो बोलता है कि नहीं, मुझे पैसिव नहीं समझ आता है, बिकॉज इंडेक्स में अच्छे स्टॉक्स भी आ जाएंगे और बुरे स्टॉक्स भी आ जाएंगे, बिकॉज इंडेक्स में पूरा मार्केट होता है। उससे अच्छा मुझे एक्टिव ही चाहिए, भले मेरा रिटर्न 1% आगे हो या पीछे हो। तो तीनों तरह के इन्वेस्टर हैं, हम तीनों को कैटर कर रहे हैं। हमने दुकान खोली है कि ये 3 चॉइसेस है, बट उसके अंदर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जनरली डिज़ाइन जो पैसिव का भी है वो थॉटफुल हो। जैसे हमने इंडिया का पहला इक्वल वेट फंड किया, सबसे इम्पोर्टेंट है। और वाइल हमारा ओवरऑल एसेट रैंक के हिसाब से रैंक 10 पे है, बट इक्वल वेट में वी आर द लार्जेस्ट इन द कंट्री। और हमने इक्वल वेट क्यों किया था 7 साल पहले? क्योंकि उस समय पूरा बाजार, इनफैक्ट उस समय अगर हमारा इंटरव्यू होता तो आप मुझे बोलते कि मिड और स्मॉल कैप का समय कब आएगा, बिकॉज उस समय टॉप 7 स्टॉक्स में ही पैसा बन रहा था। तो तब हमने निफ्टी 50 इक्वल वेट लॉन्च किया, आज हमने निफ्टी 10 इक्वल वेट लॉन्च किया। तो हमारी टाइमिंग के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और आज जो हम 2.5 लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर्स का, उसमें रफली 20,000 करोड़ पैसिव है और 2,30,000 करोड़ एक्टिव है। हम कुछ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं रफली अराउंड $3.5 बिलियन, तो वो हो गया 30-35 हज़ार करोड़, वो पूरा एक्टिव स्ट्रैटेजीज़ में है।
और उसमें भी हमने कुछ कुछ इन्वेस्टर को बोला है कि आप ग्लोबली किसी और ग्लोबल फंड के ज़रिए इंडिया का पैसिव खरीदते हो, उससे अच्छा हमारा पैसिव ले लो। तो उनको अगर पैसिव चाहिए तो हम पैसिव भी ऑफ़र करेंगे। तो ये लड़ाई नहीं है एक्टिव और पैसिव के बीच में। ये हमने कभी एक्टिव और पैसिव नहीं सोचा है, हमने हमेशा एक्टिव एंड पैसिव सोचा है। एंड आवर ड्यूटी इज़ टू गिव इन्वेस्टर अ चॉइस, बिकॉज there are phases when active will do very well, there are phases when passive will do very well, and you can't say in advance. तो जो भी इन्वेस्टर की बिलीफ है उसके हिसाब से वो चूज़ कर सकता है। यही हमारी कोशिश रही। बोनस के दर्शक ध्यान देंगे, पिछले सप्ताह अर्थम में हमने आपको विस्तार से बताया था कि निफ्टी 50 का कंसंट्रेशन रिस्क कितना बड़ा है और उसे पैरेलल करने के लिए इक्वल वेट फंड्स काम करते हैं। और देखिए आजकल पेन ने हमको बताया कि उनका इक्वल वेट फंड किस तरीके का रिटर्न दे रहा है। आप चाहें तो पूरा अर्थम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भारत में कंसंट्रेशन का रिस्क निफ्टी 50 में कितना बड़ा और उसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है। हम वापस कल्पन के अगले सवाल के लिए आते हैं। एक चीज़ जो मुझे हमेशा सवालों में घेरती है भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कि 90% भारत के लोग लंप सम में कमाते हैं और हम उनको SIP बेच रहे होते हैं, ड्रिप्स में बेच रहे होते हैं। इंडिया का जो मैक्सिमम अर्निंग साइकिल है वो सीजनल है। अगर आप अर्बन एरिया से बाहर या केवल आप सैलरी लोगों को छोड़ दें जो कि 8-9%, 10% हैं जिनकी तनख्वाहें नियमित रूप से 1 तारीख, 2 तारीख को, 31 तारीख को अकाउंट में आती हैं। किसान एक सीज़न में पैसा लेकर आता है, कारोबारी साल के 4 सीजन्स में पैसा ट्रेड में कमाता है। हमारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री ये जो लंप सम इन्वेस्टिंग है इसको फोकस क्यों नहीं करती? क्यों प्रोडक्ट नहीं है उनके पास? जब भी मैं MFD से बात करता हूँ, पूछता हूँ उनसे, कहता हूँ कि आप लंप सम क्या बेच रहे हो उनको, तो उनको SIP बेच रहे होते हैं। क्या कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग में फर्क? आई थिंक ये शायद आपका इन्फ्लुएंस गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आपने बोला और आपका डेटा पॉइंट, आपके पास इतने बढ़िया डेटा पॉइंट्स हैं, आप किसी दिन हमारी इंडस्ट्री में ज्वाइन हो जाइए तो और ग्रोथ आ जाएगा। देखिए जैसे आपने बताया 10-12% लोग हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन आप 150 करोड़ का डिनोमिनेटर मत गिनिए। नहीं मैं आप तो अगर 20 करोड़ का डिनोमिनेटर गिनिए जहाँ पे पर कैपिटा है, जिनके पास कैश फ्लो है महीने का सेव करने के लिए, मुझे नहीं लगता है 15 करोड़ के बाद लोगों के पास पैसा भी होगा जो बाजार में लगा सके। 15 से 20 करोड़ ही होगा। तब तो बता रहे फिर वो छोटा बाजार है इस हिसाब से। बट वो तो डेटा है ना, आपके हिसाब से 15 करोड़ का ही बाजार है केवल? मेरे हिसाब से नहीं, इसमें हम 9 करोड़ 8 करोड़ पे तो खड़े हो। नहीं तो ठीक है ना, बट धीरे धीरे वो बढ़ेगा, एक्सपांड होगा। जैसे जैसे अपना $2,500 से GDP पर कैपिटा बढ़ेगा वो एक्सपांड होगा। बट आज का अगर नंबर देखें तो 20 करोड़ के आसपास होगा जो वाइट में इकोनॉमी है, जो लोगों के बैंक अकाउंट में जो पैसा है। अब उस नंबर में बहुत बड़ा नंबर सैलरीड एम्प्लॉय का है। आप 150 करोड़ पे डिवाइड मत कीजिए, आप 20 करोड़ पे डिवाइड कीजिए। और इनका कैश में नहीं आता, इसका बैंक अकाउंट में पैसा आता है। हमारी इंडस्ट्री तो बहुत ही क्लीन इंडस्ट्री है जो बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करती है। आप मुझे 1 रुपया भी कैश में दोगे तो मैं नहीं ले सकता हूँ। तो वो मायने में अगर आप देखोगे तो मेरा बहुत बड़ा वर्ग है इन्वेस्टर का जो हर महीने पगार कमाता है। वो कमाता भी SIP में ही है। अगर वो इंस्टॉलमेंट में कमाता है तो लमसम में सेव कैसे करेगा? नंबर 1, इंस्टॉलमेंट में कमाता है, इंस्टॉलमेंट में सेव करता है, तो बहुत ही बढ़िया मैच है ये। देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिस। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया, ये FD की स्ट्रेट लाइन नहीं है। इक्विटी मार्केट फ्लक्चुएट होता है। 35% ऑफ टाइम्स इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है, 1/3 ऑफ टाइम्स साइडवेज रहता है, 3-4 साल का जीरो रिटर्न भी बनता है, और 1/3 ऑफ टाइम्स गिरता भी है, 2-3 साल नेगेटिव भी चला जाता है, अलग अलग फेज़ में। 93 से लेके 2003 का अपना देश का रिटर्न ज़ीरो था। 2004 से 2007 के फेज़ में जो ये ज़ीरो रिटर्न के बाद 4 साल की इतनी बड़ी तेज़ी आई कि निफ्टी ने 7 गुना रिटर्न दिया। 7 गुना 4 साल में। नॉर्मली 6 साल में 1 डबल होता है, यहाँ पे 4 साल में 7 गुना हुआ, और स्मॉल और मिड कैप 15 गुना हुआ था। तो ऐसी तेज़ी आई थी। उसके बाद 5 साल ज़ीरो रिटर्न था, 2008 से 13। सो जब बाज़ार में इस तरह के फेजेस आते हैं और मान लो आपने पीक पे पैसा लगा दिया तो लमसम में तो नुकसान ही होगा। तो SIP क्या करता है, आपको मंदी में भी यूनिट्स बढ़ाता है। सो जब बाजार की मंदी होती है ना, तो कहीं ना कहीं पे तेज़ी करानी अगर है तो वो यूनिट्स की तेज़ी होती है। NAV गिरता है तो यूनिट्स बढ़ते हैं, तो SIP से पॉसिबल है।
अब रहा बात कि इनफ लोग हैं जिनके पास लमसम में भी पैसा आता होगा, साल में 4 बार आता होगा। लेकिन भारत का HNI लमसम है, वो तो वही करेगा ना, वो लमसम है, HNI उसके पास वेल्थ है, और सैलरीड HNI हो नहीं सकता कभी। वो अगर ठीक से इन्वेस्ट करेगा तो वो भी हो जाएगा। और वो दिख रहा है आज पिछले 7-8 साल में बहुत सारे लोग HNI बन रहे हैं। और दूसरा, लमसम के लिए भी इंडस्ट्री के पास बहुत सारे फंड्स हैं और हमने इसको हाईलाइट भी किया है। ये जो कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स की, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की, बैलेंस फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये सब लमसम के प्रोडक्ट्स है। अच्छा। ये क्या बोलते हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड क्या बोलता है, आज अगर बाजार महंगा है तो मैं पूरा आप 100 रुपया डाल दो, लेकिन मैं आपका पूरा 100 रुपया स्टॉक्स में नहीं लगाऊंगा। जैसे आज हमारा डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है वो 47% इक्विटी में और 53% सेफ्टी में है। तो अगर बाजार गिरेगा तो ये जो कैश में है उसको डिप्लॉय करेगा, बाजार अगर बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा तो ये 47 को भी कम करके 30 पे ले आएगा। तो आप लमसम डालिए, हम बीच का एक्टिव मैनेजमेंट कर लेंगे। तो इस तरह के भी प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत बड़े प्रोडक्ट्स हैं। तो आई थिंक ये गलत है सोचना कि इंडस्ट्री सिर्फ SIP पे फोकस कर रही है। इंडस्ट्री कस्टमर फोकस्ड है मेरे हिसाब से। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड का CEO हूँ। मेरे हिसाब से मैंने बहुत कम इंडस्ट्रीज़ देखी पूरी दुनिया में जो इतनी कस्टमर ऑब्सेस्ड है इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी, ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड डिलीवरी। दुनिया के कोई भी म्यूचुअल फंड में टेलीस्कोपिक प्राइसिंग नहीं है कि साइज़ हमारी बढ़ती है तो मैनेजमेंट फ़ी घटती है, तो इन्वेस्टर का रिटर्न भी बढ़ता है। हर महीने के एंड में पूरा पोर्टफोलियो दिखता है आपको एक्सेस है फंड मैनेजर्स का। आज हम बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड पीपल लाइक यू, वी आर एबल टू कम्युनिकेट ओपनली आवर व्यूज़ एंड ओपिनियंस। तो दोनों ऑप्शन हमने दिए हैं इन्वेस्टर को और जो उसके लिए सही है वो यूज़ कर सकता है। आज मेरा पगार हर महीना आता है 1 तारीख को, DSP हम पहले दिन पगार दे देते हैं पूरे महीने का, तो मेरी SIP तब शुरू हो जाती है। और 12 महीने के बाद जब मेरा बोनस आता है वो लमसम आता है। अगर साल अच्छा है तो बोनस मिलता है, तो वो लमसम आता है तो वो लमसम इन्वेस्ट करता हूँ मैं। तो DSP ने मुझे नहीं रोका है या किसी भी म्यूचुअल फंड ने नहीं रोका है कि आप लमसम मत करो। तो आई थिंक कहीं पे रिपोर्टिंग भी जो होता है ना वो एक ही डायमेंशन पे होता है, बट हम तो दोनों ऑफर कर रहे हैं और हम हर दिन दोनों ऑफर करते हैं। तो आई डोंट थिंक ऐसा है कि कोई भेदभाव है कि हमें सिर्फ SIP दिखाना है। एक बात जो आप कहते हैं अक्सर कि फ्यूचर अल्फ़ा हमें वहाँ देखना चाहिए जहाँ अल्फ़ा नज़र नहीं आता। अभी के लिए एक स्पेसिफिक अनकंफर्टेबल कंट्रेरियन कॉल दे दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए। बैंक्स और टेक्नोलॉजी। बैंक्स टेक्नोलॉजी इस समय, ये आपके हिसाब से इस समय की जैसे हमारी टीम का मानना है कि बैंकिंग एक बहुत ही क्रेडिबल स्केलेबल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, NPA सबसे कम साइकिल में है, हम बैलेंस शीट सबसे बढ़िया फेज़ में है, क्रेडिट साइकिल शुरू नहीं हुए। पिछले 4 साल में बहुत सारे कंपनीज ने इक्विटी मार्केट से कैपिटल रेज किया और बैंक्स से लोन नहीं लिए हैं। बट जैसे जैसे इक्विटी मार्केट साइडवेज जाएगा बैंक लोन्स की ग्रोथ आएगी और सस्ते हैं। तो बैंकिंग एक बड़ा स्पेस है जो कॉन्ट्रेरियन है क्योंकि FIs ने माल बेचा है। दूसरा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये हमारी टीम का व्यू फिलहाल नहीं है, कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे 12, 13, 14 PE पे पूरा का पूरा अपना टेक सेक्टर आ गया है। लेकिन यहाँ पे बाज़ार को विश्वास नहीं है फिलहाल, बिकॉज इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो 3 से 5% पे आ गया है। तो मार्केट बोल रहा है कि 3-4% की ग्रोथ के लिए हम 13-14 PE भी क्यों दें। लेकिन अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन पे देखें 5-6% का फ्री कैश फ्लो यील्ड है इनका, और अगर 3-4% से ग्रोथ भी आ जाता है तो 10% का यील्ड बन जाता है यहाँ से। उसके सामने डेट में 6% की यील्ड है, 6-6.5%। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 670 पे है। तो अगर यहाँ पे आपको 6.5% का फ्री कैश फ्लो यील्ड मिल रहा है, इट इज़ नॉट अ बैड टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग पोजिशंस इन दैट सेक्टर। सो ये 2 अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा दुनिया भर में भी हमारे पास तो ग्लोबल फंड भी है। गिफ्ट सिटी में हमने एक आउटबाउंड फंड लॉन्च किया है, 450-500 करोड़ का फंड है, ग्लोबल इक्विटी फंड नाम है इसका। दुनिया भर में हमने इस पोर्टफोलियो में 28 स्टॉक्स है। 18 स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले 1 से 5 साल में 30 से 60% डाउन है, और वहाँ पे कॉन्ट्रेरियन अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स है बाहर के, कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, कुछ पेमेंट कंपनीज़ है, कुछ शू कंपनीज़ है, ब्रांड्स है, ग्लोबल ब्रांड्स है। ये सब 30-40-50% डाउन है, बिकॉज वहाँ पे भी इन सब सेक्टर से पैसा निकल के AI के पीछे भागा है। तो वो भी एक अनलव्ड हेटेड सेगमेंट है। तो इंडिया में बैंक्स है, टेक्नोलॉजी है, ग्लोबली कंज्यूमर कंपनीज़ है, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है। सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
2026 में आपने कहा था कि डीएसपी का फोकस जो है वो 2/3 इक्विटीज़ पर है और बाकी गोल्ड और बॉन्ड पर है। ये थीसिस कायम है अभी भी इस साल के लिए, या आप इसे चेंज करना चाहेंगे नहीं, आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए? ये डीएसपी का फोकस नहीं होगा, ये शायद मैंने मेरे पोर्टफोलियो के बारे में बोला होगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 2/3 स्टॉक्स में है, विच इज़ रफली 65%, और 1/3 बॉन्ड्स और गोल्ड में। ये पर्सनली मेरा पोर्टफोलियो है और वो ब्रॉडली वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा 62 से 65, 68, 70 की तरफ जा रहा है इक्विटी पोर्टफोलियो, और गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग गया है तो वो ट्रिम करके मैं इक्विटी की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मे बी ये 75-25 का साल करूँगा अपने लिए। मेरा ये मानना है, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ क्योंकि हर इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन यूनिक होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। आपका रेशो अलग होना चाहिए, इनका रेशो अलग होना चाहिए, मेरा अलग होना चाहिए, अपने टाइम होराइजन, रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। हमारा ये मानना है कि इंडिया का मार्केट महंगा था, वो कम महंगा हुआ है। दुनिया भर में बहुत सारे मार्केट सस्ते थे, वो थोड़े महंगे हो गए, तो सब कुछ बीच में आ गया है। गोल्ड सिल्वर बबल मोड में चले गए थे, थोड़ा करेक्शन हुआ है। इंटरेस्ट रेट्स थोड़े ऊपर गए थे, वापस नीचे आ गए हैं। तो ऐसा कोई डिसाइसिवली सस्ता सेगमेंट या एसेट क्लास दिख नहीं रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन का रिस्क था वो काफ़ी हद से कम हुआ है। तो जो भी अर्निंग्स ग्रोथ होगा अगले 3 से 5 साल में इंडिया में, वो हमें रिटर्न में मिलेगा। और अर्निंग साइकिल भी अपनी 2 साल से स्लो हुई है। हाँ, अभी तो वो भी साइकिल, तो वो अच्छी बात है, बिकॉज जब आप लो साइकिल में होते हो तो अगले 3 से 4 साल में एक अप साइकिल मिलती है। तो ऑलरेडी हम लो साइकिल से गुजर चुके हैं, या शायद गुजर रहे हैं, मे बी 6 महीना 1 साल और हो सकता है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल इवेंट्स और ये वॉर हो रहा है। बट अगर हम 3 से 5 साल का व्यू ले तो बेसिक कंजम्पशन है इंडिया में। ख़राब समय में हम 8% से ग्रो करते हैं, अच्छे समय में 16 पे ग्रो करते हैं। तो हमारा मानना है कि अगले 3 से 5 साल में 12%, 10 से 12%, मतलब ओवर वैल्यूएशन वाला एरा अब ओवर हो गया है। ओवर वैल्यूएशन का इरा तो ओवर हो गया है, ओवर हो गया आपको और स्लो ग्रोथ का इरा भी ओवर होगा, मॉडरेट ग्रोथ आ जाएगा। सो हम मॉडरेट वैल्यूएशन और मॉडरेट ग्रोथ की इकोनॉमी है अभी, तो रिटर्न्स भी मॉडरेट आएंगे। लेकिन मॉडरेट रिटर्न्स भी इन्फ्लेशन से अगर 3-4% ऊपर है तो बहुत बड़ी बात है। आपने एक बार कहा था कि इंडिया का मैक्रो रिस्क सबसे बड़ा रिस्क मैक्रो नहीं है बल्कि इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन है। अगर मान लीजिए 18 महीने तो जीरो के आसपास रिटर्न रहा, अगले 12 महीने भी बाजार फ्लैट रहता है, कोई रिटर्न नहीं देता, SIP कल्चर उसी तरह से बना रहेगा? देखिए, अलग अलग फेज़ में इन्वेस्टर्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, बट ऑफकोर्स मेरा ये अंदाज़ा है कि अगर और 1 साल रिटर्न नहीं होगा तो थोड़े और इन्वेस्टर्स नाराज़ हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और या तो अपनी SIP बंद कर सकते हैं या नई SIP स्लो कर सकते हैं, जबकि वो सबसे बेहतरीन समय होगा नया इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। क्योंकि 2.5 साल का ज़ीरो रिटर्न का मतलब क्या हुआ? मान लो यहाँ से भी 1 साल में 12% से तो अर्निंग्स ग्रोथ हमारी आ रही है, और अगर बाजार नहीं चला, इसका मतलब है बाजार 12% और सस्ता हो गया, 18 का पी 16 पे आ जाएगा, तो नॉर्मली ये अपना रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ जाएगा। बट ये फैक्ट है कि अगर पैसा कब आता है, जब पिछले 3 साल का रिटर्न बहुत अच्छा आता है। अब अगर पिछले 3 साल का रिटर्न ज़ीरो होता है तो पैसा जो आ रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है, और शायद होगा भी। बट क्या 1 साल का रिटर्न ज़ीरो होगा, मुझे नहीं पता, चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से रिटर्न बनने का समय शुरू हुआ है। तो यहाँ से रिटर्न बनने का समय शुरू होता है, और हम आ गए हैं अब बिल्कुल आखिरी 5 सवालों पर, जो समृद्धि शास्त्री के रैपिड फायर 5 सवाल होते हैं। सीधे सवाल से सीधा जवाब कल्पिन से। कल्पिन, आप कहते रहे ना कि आपका पूरा कैरियर रैंडमनेस से निकला हुआ है, वो तालिब की मशहूर किताब भी है फूल्ड बाय रैंडमनेस, वन ऑफ द बेस्ट बुक, मेरी बहुत पसंदीदा किताबों में से है। तालिब की सारी किताबों में से सबसे ज़्यादा पसंद मुझे वही किताब आती है, फूल्ड बाय रैंडमनेस। मान लीजिए अगर आप फंड मैनेजर नहीं होते तो कल्पिन पारेख क्या होते? पता थोड़ी होता है सब, इतना सोचा भी नहीं है मैंने, नहीं सोचा है मैंने। मतलब मेरा ऐसा है, इनर्शिया का काम है अपना, जो कर रहा हूँ मैं अच्छा करते रहता हूँ। बट नहीं मुझे पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मे बी मुझे पढ़ने का शौक है तो मैं लाइब्रेरियन बन जाता। दूसरा सवाल सीधे, आज SIP शुरू करने वाले एक 25 साल के इन्वेस्टर के लिए एक्टिव फंड या पैसिव फंड या कोई बैलेंस्ड पोर्ट जो आप बता सकते हैं दोनों? मेरा बेटा 18 साल का है, उसकी मैंने 10 साल की उम्र में SIP शुरू की थी। उसका एक ही फंड में SIP हो रहा है, जो हमारा वैल्यू फंड है, जो एक्टिव फंड है। एक्टिव फंड है, तो एक्टिव फंड है, पैसिव मेरा चॉइस एक्टिव है। FIs की भारत में मीनिंगफुल वापसी इस साल होगी या अगले साल होगी? शुरुआत हो चुकी है, अब वो मीनिंगफुल होगा कि नहीं होगा वो अगले 4-5 महीनों में पता चलेगा।
यूएस इराक वॉर ईरान वॉर में क्या हो रहा है वो हर हफ्ते ऊपर नीचे होता है, तो उस पर भी थोड़ा डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो एग्ज़िट हुआ है वो स्लो हो जाएगा या काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। एक सेक्टर जिसे अगले 1 साल में आप बिल्कुल नहीं छुएंगे? कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, सम एफएमसीजी सेगमेंट्स जो बहुत महंगे हैं, SIF इंडिया का अगला और वेल्थ एआई। अगला सवाल, SIF इंडिया का अगला वेल्थ प्रोडक्ट है क्या? देखिए 30 साल में इतनी बढ़िया इंडस्ट्री बनी है। सिंपल फ्लेक्सी कैप भी वेल्थ प्रोडक्ट है, सिंपल स्मॉल कैप भी वेल्थ प्रोडक्ट है। अगर हमने SIF एज एन इंडस्ट्री ठीक से मैनेज कर लिया तो वो भी वेल्थ प्रोडक्ट हो जाएगा। बट ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, सॉरी थोड़ा लंबा आंसर दे रहा हूँ, कि अल्टीमेटली SIF हो या म्यूचुअल फंड हो या PMS हो या AIF हो, हम सब घूम फिर के वो 150-200 स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो वेल्थ वो अंडरलाइंग एसेट क्लास है। ये ऊपर वाले लेबल्स में आप मत फंसिए। इज़ अ रिक्वेस्ट दैट आई एम टेलिंग ऑल द व्यूअर्स, एंड डिफरेंट लेबल्स विल वर्क एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। कुछ समय लगेगा कि सिर्फ SIF में ही पैसा बन रहा है, कुछ समय में लगेगा सिर्फ स्मॉल कैप में पैसा बनता है। लोगों में रिमाइंड करता हूँ कि 2008 से 13 स्मॉल कैप का रिटर्न 15 से 20% नेगेटिव था, और उस समय में कंज्यूमर स्टॉक्स और FMC स्टॉक्स ने पैसा बनाया था। तो ये सब में मत फंसिए। सिंपल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में पैसा बनेगा। एंड SIF मेरा मानना है कि एक नई अपॉर्चुनिटी, बिकॉज में अगर शॉर्टिंग हमने ठीक से कर लिया तो थोड़ा रिटर्न एनहांस कर सकता है। बट ये देखना रहेगा, बिकॉज इट्स स्टिल वेरी अर्ली। इंडिया हैज़ बीन अ लॉन्ग ओनली मार्केट फॉर वेरी लॉन्ग। अब शॉर्टिंग कैसे हम करते हैं एज एन इंडस्ट्री, हमें भी वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट, एंड वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट कि हमने लॉन्ग ठीक से कर लिया तो शॉर्ट भी हो जाएगा। आखिरी सवाल, रिटायरमेंट के बाद अपना फंड चला रहे होंगे या कहीं स्कूल में बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ा रहे होंगे? नहीं, पढ़ाई कर रहा होगा एज अ स्टूडेंट। कहीं पढ़ाने नहीं जाना है, पढ़ना है। थैंक यू कल्पेन, समृद्धि शास्त्र में हमारे साथ आने के लिए, बात करने के लिए। और देखिए, इसलिए आखिरी सवाल मैंने बिहेवियरल फाइनेंस का इसलिए पूछा कि इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी चर्चा में आपको व्यवहारिक वित्तीय व्यवहार कैसे हो और कैसे उसे बेहद साफ गोई के साथ समझा जा सके, दो टूक ढंग से, और यही कल्पेन पारेख की खासियत है। इस इंटरव्यू पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद कल्पेन हमारे साथ आने के लिए। अगली बार हम समृद्धि शास्त्र में फिर आएंगे किसी एक नए मेहमान के साथ। फिर मिलते हैं। थैंक यू।